अब हमें समझना है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सी, वैसे हमने इसको शायद पहले डिस्कस किया था। ये है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में एक्स एक्सिस में तो हम ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, और वाई एक्सिस में ले रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम एन बाई एन टी से भी दिखा रहे हैं, जहाँ पर को एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी ई, और जहाँ पर को टी है एंटी है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसको जैसे हमने समझना है इस कर्व को। देखिए दो यहाँ पर कर्व दो लाइन से दिखाई दे रहे हैं। पहले देखिए एट टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी से जो कर्व, जिस समय टेम्परेचर टी है उस समय जो कर्व दिख रहा है ये ब्लू लाइन वाला कर्व है, ये वाला, ये ऐसे, ये आपका ब्लू लाइन का कर्व है। ये किस टेम्परेचर पे? ये है टेम्परेचर टी पे। अच्छा, टेम्परेचर टी, यहाँ पर भी ध्यान देना है कि टेम्परेचर टी जो है लेस देन है टी डैश से, यानी जो दूसरा कर्व है ये रेड वाला, ये टेम्परेचर टी डैश पे है, और उस समय ये टेम्परेचर टी डैश का जो कर्व है यानी कि टेम्परेचर टू टी डैश है वो ग्रेटर देन टेम्परेचर टी। इसका मतलब, इसको समझिए, इसका मतलब ये है जो ये वाला कर्व है ये ग्रेटर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे है, और जो रेड वाला कर्व है ये ग्रेटर टेम्परेचर पे है। ठीक है, अब पहले हम टेम्परेचर टी की बात करते हैं, यानी ब्लू वाले कर्व की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ समझना है आपने कि ये एनर्जी का खेल यहाँ पर समझना है। पहली बात तो जो ये टॉप पीक पॉइंट है इसे कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर को जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की वो सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप देख रहे हैं जो हमने ये तीन एक्टिवेशन एनर्जी को लिखा है, ई ए से हम एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट करते हैं। EA1, EA2 और EA3, सबसे ज़्यादा EA2 है और सबसे कम है EA3, यानी कि जो पहली जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो EA1, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी दिखाई दे रही है आपको, ये जिसमें मैंने डार्क करके लाइन करी है, ये एक्टिवेशन EA1 है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप, हाँ इसको आप ध्यान दीजिए ज़रा सा। तो ये एक्टिवेशन E1 में हमारा अभी ये रेड वाले कर्व से तो कोई मतलब नहीं है, अभी हमारा कहा यहाँ तो ये कर्व की बात कर रहे हैं, इस नीचे जिसमें मैंने ग्रीन कर रखा। तो जिस समय एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है तो उस समय इसमें इतना कवर्ड हो रहा है एरिया, है यहाँ से इतना एरिया ही कवर हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना, कवर एरिया ब्लू से। तो जो ब्लू से कवर एरिया इसको हम बोल रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कैन कैरी आउट इफेक्टिव कोलिजन। इसका मतलब क्या है, इस EA1 एक्टिवेशन एनर्जी पे इतना वाला एरिया जो मैं से ब्लू से कर रहा हूँ, देखिए इतना एरिया पड़ रहा है, समझ रहे। अब हमने क्या करा, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, तो EA1 से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, EA2 हो गई। EA2 होगी तो अब कर्व कहाँ पर आ गया, देखिए मैं इसको यहाँ से समझ रहे हैं, इसमें ये वाली लाइन आ गई कर्व, ये आ गई यहाँ पर को। यहाँ नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए यहाँ पर को आपके, देखिए ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कैन क्या हो गए कैरी आउट इफेक्टिव कोलिजन, जो हो गए क्या हो गए, कम हो गए। देखिए तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब, अगर किसी की हम कह रहे हैं कि किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई तो इस पर ध्यान देना है। एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब उसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये तो एक कर्व कहाँ को खिसक गया, राइट हैंड साइड को खिसक गया है, तो ये किसके लिए आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी हाई है EA2। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन देखिए, जब एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है इससे हमने एक्टिवेशन एनर्जी को और कम कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को और कम कर दिया, EA3 हो गया, तो ये कर्व आ गया, तो ये कर्व आ गया, तो यहाँ पर को कवर्ड एरिया कितना हो गया, अब यहाँ से हो गया कवर एरिया कितना हो गया, देखिए इधर से हो गया, ये आ रहा समझ में, ये पूरा यहाँ से। तो जितना एक्टिवेशन एनर्जी को हम कम कर रहे हैं देखिए उतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन में ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि उतना ज़्यादा कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करने से रिएक्शन स्लो होगी, और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करने से जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, फास्ट होगी। आगे बात समझे। इसी बात को समझने के लिए हमने इसी बात को लिखा है नीचे से, देखिए इसी जो बात यहाँ पर हो रही थी कर्व में जो हुई, जो समझाया आपको कि जैसे ये फिर देख लीजिए एक बार, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम EA1 लो एनर्जी थी,
अब इस एक्टिवेशन एनर्जी को हमने ग्रेड बढ़ा दिया। एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाने से क्या गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए, और एक्टिवेशन एनर्जी को जब हमने कम किया तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए। एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करने से ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड शिफ्ट हो गया, और एक्टिवेशन एनर्जी कम करने से ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है, उसी बात को हमने अब लिखा है यहाँ पर, को देखिए क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट करके देखिए, इंपॉर्टेंट करके लिखा है हमने, ये इंपॉर्टेंट करके, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो रही है, देन दिस फ्रैक्शन विल डिक्रीजेज एंड द इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन इज वेरी लेस विच विल टू स्लोनेस ऑफ द रिएक्शन। तो इस कारण से रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। देखिए, बट इफ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज लो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने अभी करा था हमने, तो राइट हैंड साइड को जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को, देन द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन वुड बी लार्जर एंड द रिएक्शन विल हैपन फास्टर। तो सिंपल बात समझनी है, जब भी आप एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने का साथ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करने के साथ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। यही जब इसमें हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तो कैटलिस्ट यही काम करता है कि हमें लो एक्टिवेशन एनर्जी का एक नया पाथ प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जैसा टेम्परेचर की बात देखिए, अब दूसरा कर्व जो है वो टेम्परेचर को दिखा रहा है, रेड वाला। देखिए ये अब रेड वाले कर्व को देखिए, ये रेड वाला कर्व यहाँ से आया, ये करके ये आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं जो रेड वाला है इसकी टेम्परेचर टी डैश है, फिर हम देख रहे हैं टी डैश ग्रेटर देन टी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगर आप देखिए एक बात समझेंगे, जो यहाँ पर का एक मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का पीक था वो यहाँ पर को मिल गया, तो यहाँ से की जो एनर्जी है वो ये गली कम हो गई, तो क्या हो जाएगा, अब फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स विच कैन कैरी आउट इफेक्टिव कोलिजन एट टेम्परेचर टी डैश। देखिए अब अगर इसको ध्यान से देखिए, हम किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी के चेंज को नहीं देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो अब ये कवर्ड एरिया पूरा ये हो जाएगा, ये इतना ये कवर्ड एरिया रेड वाला इंक्रीज कर जाएगा इसमें, ये टू वाले के लिए ये हो जाएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी ए वन के लिए ये हो जाएगा, और उसके लिए ये हो जाएगा। तो टोटली क्या हो जा रहा है, ये जो पहले कर्व आ रहा था हमारा यहाँ आ रहा था, ये अब यहाँ से कहाँ पहुँच गया, इधर पहुँच गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, देखिए इस बात को समझिए। ठीक है, if we increase in temperature, the fraction of molecules having enough kinetic energy would be more, therefore effective collision would increase and the rate of reaction will becomes higher। आगे वैसे में टेम्परेचर को बढ़ाने से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हैविंग इनफ हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी वुड भी मोर हो जाएगी, देयरफॉर इफेक्टिव कोलिजन वुड इंक्रीज एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम्स हायर। ठीक है, अब ये तो हमारा जो फैक्टर था, एक पहले फैक्टर को पढ़ रहे थे, एनर्जी फैक्टर को समझ गए। अब दूसरा फैक्टर आता है ओरिएंटेशन फैक्टर। जैसे ऐसे समझिए कि कई ऐसी रिएक्शन होती हैं जहाँ पर को उनकी स्पीड इनफ होती है, लेकिन उसके बाद भी उनके बीच में जो कोलिजन्स होते हैं इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते, इसलिए रिएक्शन क्या होती है फिर भी स्लो ही होती है। मतलब एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्शन के केस में एनर्जी की बात करेंगे, अगर कार के डैमेज के लिए कोलिजन की बात करेंगे तो उस समय उनकी स्पीड मैक्सिमम है। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं, द कोलाइडिंग पार्टिकल्स डू हैव इनफ एनर्जी। देखो फुल एनर्जी, जितनी एनर्जी जो फैक्टर है देखा था अभी आपने, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी उनके पास है, लेकिन फिर भी फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन्स बट स्टिल द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, फिर भी वो रिएक्शन फास्ट नहीं होती है। इस बात को समझने के लिए हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा, इस बात को तभी समझ पाएंगे जब हमको क्या समझ में आएगा, ओरिएंटेशन का कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब ओरिएंटेशन के कंसेप्ट का मतलब ये, जो अभी फिर कार एनालॉजी से समझिए, ये जैसे ये टक्कर हो रही है तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये ऐसे वाला टक्कर, ऐसे वाला टक्कर या ऐसे वाला टक्कर, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। तो जो ऐसे वाली टक्कर होंगी, ये या ऐसे चली जा रही है टक्कर होगी, ऐसे चली जा रही है, तो ये कहलाएगा इनइफेक्टिव कोलिजन्स।
इस कोलिजन को मॉलिक्यूल्स के केस में कहेंगे तो ये इनइफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स ये है हमारे पास और एक मॉलिक्यूल्स ये है, ये ए है ये बी है, इनका कोलिजन हो रहा है। तो जैसे ए यहाँ से और बी थोड़ा सा क्रॉस कर रहे हैं, जैसे कार में दिखाया था मैंने आपको, उसकी जगह पर अगर आमने सामने का कोलिजन हो जाए, जैसे ये बी है ये ए है, बिल्कुल प्रॉपर आमने सामने का, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। देखो, द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट molecules lead to bonds formation where improper orientation make them simply bounce back and no product are formed। तो ये ध्यान देना है हमको, जहाँ पर को प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा वहाँ पर को तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जहाँ पर को प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा वहाँ पर को प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, चाहे कि एनर्जी कितनी ही उसकी ज़्यादा क्यों ना हो। इस बात को आपने समझना है। इसको एक एग्जांपल से समझ देते हैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है, जैसे CH3Br, ये एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन OH निगेटिव से हो रही है, बेस की प्रेजेंस है वहाँ पर को, तो ये क्या करता है, इस Br को यहाँ से रिमूव करके CH3OH मेथेनॉल बना रहा है और Br निगेटिव को रिप्लेस कर रहा है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। अब इसको यहाँ पर को समझना है। देखिए, ये कार्बन का मॉलिक्यूल है, इससे एक Br लग गया बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन लग गई, एक हाइड्रोजन ये लग गई, और ये पीछे को दिख नहीं रही, आगे से नहीं दिख रही पीछे को, तो इसलिए डैशेस डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, ये पीछे वाली हाइड्रोजन, ये आपका मेथिल ब्रोमाइड है CH3Br। अब यहाँ पर ये OH आके इस पर अटैक कर रहा है। देखिए, ये इनइफेक्टिव कोलिजन है, प्रॉपर कोलिजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो अटैक कर रहा है कहाँ पर कर रहा है, Br पे आके कर रहा है, समझ गए। तो यहाँ पर को एनर्जी इसकी भी उतनी है जितनी यहाँ पर को होगी, एनर्जी सेम है, लेकिन यहाँ पर को प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, इस वाले पे क्या है, इफेक्टिव कोलिजन पे क्या है समझिए। इफेक्टिव कोलिजन पे क्या है, यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, इससे ये Br लगी है, ये हाइड्रोजन लगा है, एक ये हाइड्रोजन लगा है, और क्योंकि OH न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए कौन सी जगह चाहिए, जहाँ पर जिसके पास न्यूक्लियस में अटैक करना है उसने, तो न्यूक्लियस कहाँ है, कार्बन पर। अब ये OH कहाँ पर, इस कार्बन के पास आके अटैक कर रहा है, तो ये क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है। प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो ये कार्बन हो गया, इससे ये Br लग गई, ये H हो गया, ये ऑक्सीजन और OH आके लग गई, ये H लग गया, तो ये एक इंटरमीडिएट बन गया। यहाँ पर को क्या बन गया, इंटरमीडिएट। इससे फिर क्या होगा, Br आपकी अलग हो जाएगी और ये आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा, जैसे CH3OH। आगे बात समझ। तो ये आपने यहाँ पर को ओरिएंटेशन के फैक्टर को समझा, और ओरिएंटेशन के फैक्टर समझने के बाद ओरिएंटेशन में आपने समझा एक इनइफेक्टिव कोलिजन और इफेक्टिव कोलिजन। इसके अगर हम कंपेयर करें कार एनालॉजी से, तो आपने समझना है कि कार एनालॉजी से कंपेयर करने में हमको एक बात समझ में आ गई कि अगर प्रॉपर कोलिजन होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रॉपर कोलिजन होगा, और एनर्जी भी उतनी होनी चाहिए एक्टिव जो उसको एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है, और दूसरा प्रॉपर कोलिजन, दोनों में से एक भी फैक्टर नहीं होगा तो फिर ये क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए A और B के बीच में रिएक्शन हो रही है, A+B, इससे ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन रेट बराबर ZAB e⁻⁻ जेड यहाँ पर को जो AB लिखा है ये आपका क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एक यहाँ पर फैक्टर और आता है P, तो इसे लिख देते हैं रेट इक्वल्स टू P ZAB e⁻⁻RT। देखिए, जो ये वाला फैक्टर है, द अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन अनदर फैक्टर P कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। इस P को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। तो ये आपकी जो कोलिजन थ्योरी थी वो यहाँ पर को